हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर की। यानी कि ये 16th पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इससे पहले 15 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एनसीईआरटी बुक में बीच में आता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने लास्ट में इसकी वीडियो बनाई है। तो टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी variation of conductivity and molar conductivity या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। इसके बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ चुके हैं। पहले की वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, जब हमने कंडक्टेंस वाला टॉपिक पढ़ा था, कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, तो उसके अंदर मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। तो अभी हमें जो है कोलार्ड्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। एक इक्वेशन है डेबे-हक्कल इक्वेशन, उसको एक्सप्लेन करना है। इसीलिए ये टॉपिक यहाँ से दोबारा स्टार्ट करना है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी बोलो या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलो, एक ही बात है। इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन से ही हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में कितने आयन्स हैं और उन आयनों की वजह से जो कंडक्टेंस होती है इलेक्ट्रोलाइट की उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यानी कि द कंडक्टेंस of ions present in 1 centimeter cube of इलेक्ट्रोलाइट। 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना वॉल्यूम आता है? 1 ml, या फिर इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट हो या 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, तो उसके अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे, उन आयनों की वजह से जो कंडक्टेंस होती है सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट की, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। हमने सपोज किया कि जैसे एक कंटेनर है, ये इसका 1 यूनिट वॉल्यूम है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। और सपोज करो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयंस है। हमने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया। मतलब डाइल्यूट कैसे करते हैं? पानी डाल दिया और ज्यादा इसमें सॉल्वेंट डाल दिया। तो पानी डालने से क्या होगा, ये चारों आयंस दूर दूर चले जाएंगे। तो पहले जहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब में 4 आयंस थे, अब वहां पे 1 आयन है। यानी कि अगर हम डाइल्यूट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या करते हैं? डिक्रीज।
और अगर नंबर ऑफ आयन डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब है कि जो कंडक्टेंस है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसमें हम ये लिखेंगे अपॉन डाइल्यूशन number of ions per unit volume decreases so conductivity of electrolyte is also decreases। कनेक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम लैम्डा एम से डिनोट करते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसे हम लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। दोनों के लिए एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया था। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन प्रोड्यूस करता है उन आयनों की वजह से जो कंडक्टेंस होती है वो मोलर कंडक्टेंस है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ता है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितने आयन्स प्रोड्यूस करेगा उन आयनों की वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। दोनों में रिलेशन पढ़ा था और रिलेशन से फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, और वो फॉर्मूला था, यहां पे था मोलर कंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला था वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय सी। सी वहां पे क्या था, मोलैरिटी। मैं यहां पे एम ही लिख देता हूं इसको, मोलैरिटी को, और 1000 बाय सी। पीछे वीडियो में मैंने रिलेशन पढ़ाया था आपको, रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो उसमें जाके आप इसको देख लेना बेसिक से। ये 1000 बाय एम क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है हम इसको, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई टू वॉल्यूम, मल्टीप्लाई टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सेम केस यहां पे था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय क्या था, सी, और सी क्या था वहां पे, ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट था, यानी कि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी थी। मैंने उस नॉर्मेलिटी को n से ही रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां पे भी 1000 बाय n क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या आ जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाई टू वॉल्यूम। यानी कि दोनों में एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल सेम आया, जिसकी वजह से हम दोनों का आंसर जो लिखेंगे वो सेम ही लिखेंगे कि डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा दोनों के ऊपर। देखो, अगर हम सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं तो ऊपर पढ़ा हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज, मतलब कि ये तो डिक्रीज करेगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यहां पे भी, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इट मींस
एक फैक्टर की वजह से मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीज हो रही है, लेकिन दूसरे फैक्टर की वजह से क्या कर रही है, इंक्रीज, क्योंकि ये वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगी, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगी। लेकिन जो ये कापा है, यानी कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। इस एक्सप्रेशन से ये हमें शो हो रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया कि जो मोलर कंडक्टेंस है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, उनकी वैल्यू इंक्रीज करती है जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो इट मींस दोनों फैक्टर में से कौन सा डोमिनेट होगा, मतलब कौन सा ज्यादा इफेक्ट रखेगा अपना, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन का, तो इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या कर रही है, इंक्रीज। तो आपने इसमें लिखना है कि मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस increases upon dilution because volume of solution increases। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया था कि ये दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं डाइल्यूशन पे। तो यहाँ पे हम जो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसका फैक्टर शो नहीं करेंगे, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कम होगा एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए आंसर हमारा जो आएगा वो वॉल्यूम की वजह से आएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है सॉल्यूशन का, तो इट मीन्स मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये डाइल्यूशन का इफेक्ट था दोनों के ऊपर। अभी हम पढ़ते हैं कि मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से इंक्रीज करते हैं डाइल्यूशन करने से, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से इंक्रीज करते हैं। हालांकि इस एक्सप्रेशन से देखा हमने कि दोनों की वैल्यू सेम आई, तो हम इनमें से एक ले लेते हैं, मोलर कंडक्टेंस ले लेते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से इंक्रीज करती है अपॉन डाइल्यूशन, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरीके से इंक्रीज करती है अपॉन डाइल्यूशन। यानी कि जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस अपॉन डाइल्यूशन। तो फर्स्ट करेंगे, इसमें केस फर्स्ट करेंगे, केस वन, यानी कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जिनके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा क्या होता है, 100% होता है। यानी कि जितने आयंस बढ़ने थे वो बढ़ चुके हैं, अब पानी डालने से और ज्यादा आयंस नहीं बढ़ेंगे।
लेकिन पानी डालने से कंडक्टेंस तो इंक्रीज करेगी, मोलर कंडक्टेंस। उसका क्या रीजन आएगा कि जो आयंस है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, जब डाइल्यूट नहीं किया था तो ये आयंस पास पास थे, पास पास होंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी होगी, और इस अट्रैक्शन की वजह से इनकी मूवमेंट भी कम होगी, इनकी मोबाइलिटी कम होगी। अगर इनकी मोबाइलिटी कम है, इनकी मोबाइलिटी कम है, इनकी मूवमेंट कम है, तो इट मीन्स कंडक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, थोड़ी कम होगी। लेकिन जब डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूशन से क्या होता है कि ए पॉजिटिव बी नेगेटिव दूर दूर चली जाती है, दूर दूर चले जाएंगे, और जब ये दूर दूर चले जाते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी कम हो जाती है, इनकी मूवमेंट बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। तो इट मीन्स जो मोलर कंडक्टेंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, डाइल्यूशन से इंक्रीज करती है, क्योंकि जो आयनों की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है। मतलब थोड़ा ही इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितने आयन बढ़ने थे वो पहले बढ़ चुके हैं, वो आयनों की नंबर इंक्रीज नहीं करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपॉन डाइल्यूशन इंक्रीज करती है, बिकॉज मोबाइलिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ आयंस इंक्रीजेस, आयनों की मोबाइलिटी मूवमेंट इंक्रीज करती है। अब इसको अगर हम ग्राफ से समझे, एक्सपेरिमेंटली इसका ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ बनाया, मोलर कंडक्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस के अलोंग, सी लिखा, यानी कि मोलर कंडक्टेंस है एट गिवन कंसेंट्रेशन, और यहां पे वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, कंसेंट्रेशन। हमने यहाँ पे कंसेंट्रेशन का रूट लिया है, क्योंकि अगर रूट नहीं लेंगे तो ग्राफ में फ्लक्चुएशन आती है और स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है रूट सी को लेकर, तो इसलिए रूट सी लिया यहाँ पे। और अभी बताया मैंने कि अगर हम कंसेंट्रेशन कम करते हैं, यानी कि डाइल्यूशन करते हैं, कंसेंट्रेशन और डाइल्यूशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डाइल्यूट करेंगे तो कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी सॉल्यूशन की, ठीक है। तो अगर डाइल्यूशन करते हैं यानी कि कंसेंट्रेशन कम करते हैं सॉल्यूशन की, तो मोलर कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि मोबाइलिटी मूवमेंट इंक्रीज होती है। तो यानी कि यह ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि हम जो है लेफ्ट साइड चल रहे हैं, इधर की तरफ कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, हम इससे अपोजिट चल रहे हैं, यानी कि अपोजिट चलेंगे तो सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। अगर कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो डाइल्यूशन इंक्रीज करेगी, और डाइल्यूशन इंक्रीज करने से जो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करती है, लेकिन यहां पे जो हमें चेंज देखने को मिलेगा वो इतना ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा, यानी कि सिर्फ इतनी सी वैल्यू में चेंज आया, सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस की इतनी सी वैल्यू में ही चेंज आया। तो इट मींस यहां से हमने यहां से कंक्लूजन किया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कंडक्टेंस ज्यादा इंक्रीज नहीं करती, क्योंकि जितने आयंस पहले बढ़ने थे वो बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ आयन ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, इंक्रीज नहीं होंगे डाइल्यूशन करने से, बस वो तो
उनके बीच में जो इंटरेक्शन है, यानी कि जो उनकी मोबाइलिटी है वो इंक्रीज होगी। इंटरेक्शन कम हो जाएगी, मोबाइलिटी मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगी, उसी वजह से थोड़ा बहुत कंडक्टेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा जो इंक्रीज करेगी। तो यहां से ये ग्राफ ऐसे आया। अगर इस ग्राफ को थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट करें, यानी कि स्ट्रेट लाइन तो है ये ग्राफ, तो ये ग्राफ यहां आके इंटरसेप्ट करेगा। ये मैंने एक्स्ट्रापोलेशन, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। ग्राफ को हमने एक्स्ट्रा ड्रॉ किया, ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटली नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इस पॉइंट पर आकर कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्यूशन की? 0, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो रहा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, हम जितना मर्जी पानी डाल ले उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो कुछ ना कुछ रहता ही है, यानी कि सॉल्यूट तो कुछ ना कुछ रहता ही है। इसलिए ये जो कंसंट्रेशन 0 पर कंडक्टेंस है वो कभी नहीं आएगी एक्सपेरिमेंटली, इसको हमें ग्राफ से ही प्लॉट करके निकालना पड़ेगा। तो यहां पर आकर सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो गई, क्योंकि कंसंट्रेशन पीछे की तरफ क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो यहां आकर वो 0 हो गई। और इस 0 कंसंट्रेशन पर, कंसंट्रेशन 0 मीन्स डाइल्यूशन इन्फिनिटी, एक ही मतलब है दोनों का। अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 0 होती है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूट हो चुका है। तो यहां पर आकर जो मोलर कंडक्टेंस होगी, उस मोलर कंडक्टेंस को हमने नाम दिया मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट का मतलब है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमने कंडक्टेंस ली है, मोलर कंडक्टेंस। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन बोलो इसको, या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो इट मींस एक्स्ट्रापोलेशन से हमने क्या किया? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल दिया। तो यहां पे इसे नाम दे रखा है, यानी कि ये जो दोनों वर्ड हैं ये है मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन, या फिर मोलर कंडक्टेंस एट 0 इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, एक ही मतलब है इनका। तो यहां पे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, यानी कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट 0 कंसंट्रेशन, या फिर और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन आ गई, जिसको हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल पाते, हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके निकालते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन कभी भी 0 कंसंट्रेशन पर नहीं आता, उसके अंदर सोल्यूट कुछ ना कुछ हमेशा रहता है, बेशक से वो ना के बराबर रहे। अब देखो यहाँ पे
इस ग्राफ के लिए, इस लाइन के लिए एक इक्वेशन निकालते हैं। देखो ये लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यहीं पे निकाल लेते हैं। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी। y एक्सिस पर यहां क्या ले रखा है हमने, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस पर क्या ले रखा है, रूट सी प्लस में यहां सी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है इसकी, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन, और एम क्या होता है, स्लोप। और इस लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव स्लोप आता है कुछ इस तरीके से अगर लाइन इस तरीके की होती है, और नेगेटिव स्लोप आता है जब लाइन इस तरीके की होती है। तो इट मींस क्या है, इसका जो स्लोप आता है वो नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं इसको माइनस के ए। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बढ़ेगी, ये पॉजिटिव वैल्यू है पहले लिख ली, और ये नेगेटिव है तो इसको हमने बाद में लिख लिया। तो इस तरीके से हमारे पास एक इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन, डेल एम सी का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन, एम डेल नोट का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसेंट्रेशन। ए क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। तो ए इज द कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप ये लिखोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है। और सी क्या है, यहाँ पे कंसेंट्रेशन है, गिवन कंसेंट्रेशन है। तो इस इक्वेशन को एक नाम दिया गया है, इसका नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं इसको इक्वेशन को दोबारा, C इज इक्वल टू डेबे हक्कल इक्वेशन। अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो ए की वैल्यू भी सेम रहेगी, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है तो ए की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे। अभी सेकेंड पार्ट है इसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट। केस सेकंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब है अल्फा जो है यहां पे 100% नहीं होगा, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होता, उसका कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, तभी तो उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। यहां पे अल्फा की वैल्यू कम होती है, और जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होने शुरू हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयन बढ़ने लग जाते हैं, और नंबर ऑफ आयन बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है इसकी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, डाइल्यूशन पे एकदम से इंक्रीज करती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं इंक्रीज करती इतनी ज्यादा, क्योंकि वहां तो जितने आयन बढ़ने थे वो बढ़ चुके हैं। अब तो सिर्फ अट्रैक्शन वीक होगी, मोबाइलिटी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस थोड़ी ही इंक्रीज होगी। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टेंस एकदम से इंक्रीज करती है डाइल्यूशन करने पर, क्योंकि अपॉन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, आयंस ज्यादा बनते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं हुए हैं, आयनाइज नहीं हुए हैं, वो और ज्यादा पानी डालने से आयनाइज होते हैं। जितना पानी डालेंगे उतने ज्यादा आयनाइज होंगे,
और जितने ज़्यादा आयोनाइज होंगे उतने ज़्यादा आयंस बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा आयंस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा उसकी मोलर कंडक्टेंस होगी सॉल्यूशन की। तो यानी कि अगर इसको हम ग्राफ से निकालें, यहाँ पे ले मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसेंट्रेशन और यहाँ पे रूट सी, तो ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का आता है, इस तरीके का। एकदम से ये वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है इस तरीके से, पैराबोला जैसा बात होता है ये। तो इस तरीके का ग्राफ आता है, मतलब यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेप्ट नहीं करती। अगर इंटरसेप्ट नहीं करेंगे तो एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते। मान लो एक्स्ट्रा प्लॉट कर भी दिया इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ जो है वो इस लाइन को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, इस लाइन को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो इट मीन्स यहां पे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस यानी कि कैन नॉट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लॉट करके भी ये ग्राफ इस लाइन को इंटरसेप्ट नहीं करता। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टेंस increases upon dilution because number of ions more formed upon dilution. More number of ions formed upon dilution, तभी जाके इसकी कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। तो इसीलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां से तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये इस लाइन को इंटरसेप्ट करेगा नहीं, कंसंट्रेशन जीरो होगी नहीं, यानी कि जीरो कंसंट्रेशन को ये मीट करेगा नहीं, ग्राफ इंटरसेप्ट नहीं करेगा इस लाइन को। तो इट मीन्स इसके बाद फिर कोलार्स लॉ आता है। कोलार्स लॉ ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। कोलार्स लॉ ने इसकी कंडक्टेंस को, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया था। तो अभी हम इसके बाद कोलार्स लॉ पढ़ेंगे। कोलार्स लॉ, एक्चुअल में ये लॉ जो है स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। और देखो कोलार्स लॉ है क्या, एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट, हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया AB, उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी, जितनी इसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैटायन की है और जितनी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अनायन की है, इनको ऐड करेंगे तो इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अगर कोई फॉर्मूला ऐसा है, यानी कि इसको रियल फॉर्मूला ले लेते हैं, मान लो NaCl है, तो क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम आयन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन अनायन Cl नेगेटिव यानी कि क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसी तरीके से अगर कंपाउंड है हमारे पास MgCl2, तो यहां पे क्या आएगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ
मैग्नीशियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस में मोलर कंडक्टेंस ऑफ क्लोराइड आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ की क्लोरीन आयन का वॉल्यूम कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ मैग्नीशियम का 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि सोडियम भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, इसलिए 1 हमने लिखा नहीं। तो ये दो फॉर्मूलों से ध्यान रखना, यानी कि अगर हम बनाएंगे, मान लो एल्यूमिनियम सल्फेट का बनाते हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू क्या आएगी, एल्यूमिनियम के 2 आयन है, यानी कि 2 गुना में, यानी कि वॉल्यूम इसका डबल है एल्यूमिनियम, प्लस में 3 यहाँ पे सल्फेट का वॉल्यूम है, तो 3 मल्टीप्लाई में सल्फेट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये आएगा। तो यहां से हम डिफाइन करते हैं कोलार्स लॉ को। कोलार्स लॉ may be defined as the molar conductance of electrolyte at infinite dilution is the sum of molar conductance of cation at infinite dilution and molar conductance of anion at infinite dilution. And multiplied by each ion concentration. हर आयन की कंसंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है उससे, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से हम जो है कोलार्स लॉ को डिफाइन करते हैं। अब कोलार्स लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसे कंसंट्रेशन निकालते हैं, देखो जैसे हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड ले लो CH3COOH, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एक्सट्रापोलेशन से तो निकलेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसके अंदर देखो अगर ये डिसोसिएट होगा तो ऐसे होगा CH3COO नेगेटिव H पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से ये डिसोसिएट होगा। तो यहां पे हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जिसके अंदर ये वाला पोर्शन हो, कोई दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं जिसके अंदर ये पोर्शन हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनकी वैल्यू तो फाइंड आउट की जा सकती है, वीक के लिए नहीं की जा सकती। तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। एक तो ले लिया हमने CH3COONA स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक ले लिया HCl, और एक ले लिया हमने NaCl। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, तो इनके लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसके लिए क्या आएगी वैल्यू,
ये वैल्यू आएगी। ऐसे दूसरे के लिए ये आ गई। तो दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए जिनमें ये दोनों पोर्शन थे। देखो एक तो ये हो गया पोर्शन, और एक ये पोर्शन हो गया। ये दोनों वैल्यू हमें चाहिए नहीं, इसलिए इनको माइनस करने के लिए हमने तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ा, NaCl। तो यहां से NaCl भी डिकम्पोज होगा ऐसे, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। हम क्या करते हैं, दोनों टर्म को ऐड कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं। तो टर्म को ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने से क्या मिलेगा, इसको हम इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्सट्रैक्ट 3। तीसरी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास पहली ले लिए, इसमें दूसरी ऐड करेंगे ये वाली, ये पहली है और ये दूसरी ऐड कर देंगे इसमें। और तीसरी को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये Na वाला भी माइनस हो जाएगा, Cl वाला भी माइनस में Cl। तो ये Cl से Cl कट गया, Na से Na कट गया। तो यहां पे हमारे पास बचा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, जो कि वैल्यू किसकी आई, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एसिडिक एसिड की। तो इस तरीके से जो है हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। न्यूमेरिकल्स भी कुछ ऐसे होंगे, इसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी, इसकी कुछ ना कुछ गिवन होगी और इसकी कुछ ना कुछ गिवन होगी। इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये कोलार्स लॉ है, ये सिर्फ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट नहीं करता, ये हमें बताता है कि सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट हो चुका है, सॉल्यूशन कि मतलब कितना डिसोसिएट हो चुका है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को फाइंड आउट करने में भी ये हमारी हेल्प करता है, यानी कि अल्फा। इसके लिए अल्फा क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा मोलर कंडक्टेंस, जो कंसंट्रेशन हमें गिवन है उस पर मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन। तो अगर ये वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब है, देखो ये नीचे वाली मोलर कंडक्टेंस है तब की जब जीरो कंसंट्रेशन होगी, यानी कि जब पूरा डिसोसिएट हो गया सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयनाइज हो गया, और ये मोलर कंडक्टेंस है जिस पर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है कि कितना वो डिसोसिएट हुआ है। तो इसको अगर 1 आता है तो मतलब कि ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो गिवन कंसंट्रेशन वही है जो जीरो कंसंट्रेशन है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा आयनाइज हो गया। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू यहाँ से कम ही आएगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी और ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल लिया तो यहाँ से डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकाल सकती है। डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, यानी कि के ए से डिनोट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को, ये आता है सी अल्फा स्क्वायर 1 बाय में 1 माइनस के अल्फा। तो अल्फा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे, पहले यहाँ पुट करेंगे, और सी क्या है, गिवन कंसेंट्रेशन है। तो सारी वैल्यू पुट करके हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट भी आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करने हैं हमने, ठीक है। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में न्यूमेरिकल में आपको ये गिवन होगा, गिवन कंसेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस गिवन होगी। और जीरो कंसेंट्रेशन पर कैसे निकालोगे, कोलार्स लॉ अप्लाई करोगे, पहले वहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करोगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहां पुट करोगे, सी की वैल्यू यहां पुट करोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।